नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम रैंकर्स पर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं काफी दिनों से क्लासेस शेड्यूल में नहीं चल रही हैं। इसके लिए देखिए कुछ इम्पोर्टेंट काम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना ये चाहूंगा कि कल से आपकी क्लासें शाम को 5 बजे रीजनिंग और 6 बजे आपकी हिंदी और शाम को 7 बजे जीएस इंडिविजुअल पढ़ती रहेंगी। जीएस में हमारी पॉलिटी, देन पॉलिटी खत्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और भी सर हैं जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, 4 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोगों की बात लास्ट में बची थी 5वें नंबर पे, कि भारत का महान्यायवादी कौन होता है या भारत का महान्यायवादी क्या है, इसके विषय में जान लेते हैं। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। महान्यायवादी, महान्याय महान्यायवादी महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। अब भारत का महान्यायवादी क्या होता है, कोई बताएगा? भारत का महान्यायवादी क्या होता है और संविधान में किस भाग में महान्यायवादी का विवरण है और किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में इसकी बात कही गई। तो हम लोग देख रहे थे कि भारत का सबसे बड़ा जो संविधान का भाग है, भाग 5 के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा और भी उपराष्ट्रपति के विषय में, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री। अब हम लोग बात करेंगे महान्यायवादी की, जो कि हमारे आर्टिकल 76 में कहते हैं कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये होता कौन है? सबसे प्रमुख बात कि भारत का महान्यायवादी कौन होता है, तो यह सर्वोच्च विधि अधिकारी। कौन होता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी। विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? कानून भी बोलते हैं। सर्वोच्च विधि या कानून अधिकारी। सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी क्या होता है? यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और यदि हम बात करें कि विधि अधिकारी का कार्य क्या होता है, विधि अधिकारी का हम लोग देखेंगे कार्य, क्या देखेंगे? कार्य। विधि अधिकारी की नियुक्ति कैसे होती है, क्या देखेंगे? नियुक्ति या किसके द्वारा होती है। कार्य में तो देखिए बहुत से प्रमुख कार्य हैं, किंतु नियुक्ति की यदि हम बात करें तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जैसे मैंने बताया था प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है या मंत्री, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि महान्यायवादी का कार्य क्या होता है, महान्यायवादी क्या करता है और किन किन जगह पर
अपने आप को उपस्थित करता है। देखिए सबसे पहली बात हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए कि महान्यायवादी कार्य में देखते हैं, सबसे पहला नोट डाउन करेंगे आप, डायरेक्ट लिखाते चलिए क्योंकि ऐसे समझा देंगे तो कम समझ में आएगा। सबसे पहला नंबर कार्य में, और एक बात पीछे इसमें लिख लीजिएगा सबसे जो प्रमुख है कि ये महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी का पद महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से धारण किया गया है। किया गया है। महान्यायवादी का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और यदि हम बात करें कि क्या ब्रिटेन में भी महान्यायवादी होते हैं, बिल्कुल होता है। यदि हम, क्योंकि महान्यायाधीश का पद ब्रिटेन से ही लिया गया, इसका मतलब ब्रिटेन में भी होता है। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कार्य, क्या देख रहे थे? कार्य। सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या देखी? कार्य, कि महान्यायवादी का कार्य क्या होता है? यह न्यायालय में जाकर सरकार का पक्ष लेता है या सरकार के पक्ष में केस लड़ता है। मान लीजिए, अच्छा एक बात सुनिए, मान लीजिए कि सरकार ने कोई विधेयक या कोई अधिनियम ऐसा पारित किया कि जनता को वह अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण कई लोगों ने, एक नहीं कई लोगों ने उस पर याचिकाएं दायर की। या अब क्या होगा, जब याचिकाएं दायर होंगी किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। तो क्या सरकार स्वयं लड़ने जाएगी? नहीं, सरकार तो नहीं जाएगी ना। केस यदि सरकार के प्रति हुआ है या याचिकाएं सरकार के प्रति सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, तो क्या सरकार खुद केस लड़ेगी? नहीं, सरकार के पास एक महान्यायवादी होता है, एक विधि अधिकारी होता है, ठीक है, जो कि सरकार के पक्ष से या सरकार की तरफ से केस की अगुवाई या केस लड़ता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, न्यायालय में जाकर भारत सरकार के पक्ष में उपस्थिति रखता है। ये तो हमारा हो गया प्रमुख पहला कार्य। और दूसरी बात करें यदि दूसरे कार्य की, तो और क्या होते हैं महान्यायवादी के कार्य? देखिए, मान लीजिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, कोई विधेयक या कोई अधिनियम राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, और यदि राष्ट्रपति को लग रहा है कि इस विधेयक में या कोई निष्पक्षता नहीं है, तो यह विधेयक महान्यायवादी से, यह विधेयक राष्ट्रपति जब उस विधेयक को देखेंगे तो राष्ट्रपति महान्यायवादी से सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय से इसके सलाह के लिए महान्यायवादी को उपस्थित करेंगे। इसका मतलब यह है कि महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगे। किसके उपेक्ष में? राष्ट्रपति के उपेक्ष में। समझ गए आप? यह लिखेंगे, यह सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अधिनियम
अधिनियम या विधेयक पर राष्ट्रपति के उपदेश में सलाह या सहायता मांगता है। बात समझ गया? ये न्यायालय में जाकर, किस न्यायालय में? सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उस विधेयक या अधिनियम के प्रति राष्ट्रपति के उपदेश में कोई भी सलाह यदि सुप्रीम कोर्ट से लेनी है तो राष्ट्रपति खुद तो जाएंगे नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति एक गरिमामय पद है, क्योंकि राष्ट्रपति हर जगह तो जा नहीं सकते, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो क्या करेंगे? तो हमारे पास एक विधि अधिकारी है। विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी है। कौन है? महान्यायवादी। यह क्या करेगा? यह सबसे पहले न्यायालय में जाकर भारत सरकार के पक्ष में अपनी अगुवाई या उपस्थिति करेगा। और दूसरे नंबर की बात करें यदि, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अधिनियम या विधेयक पर किसके उपदेश में? राष्ट्रपति के उपदेश में जाकर सहायता या सलाह मांगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को यदि इसमें कोई संशोधन या कुछ चीजें गलत लग रही हैं तो वे राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं लोग। नंबर 3 पे क्या कहता है कि नंबर 3 पे बात करेंगे कि क्या महान्यायवादी संसद के बैठक में भाग ले सकता है? क्या महान्यायवादी संसद में या संसद की बैठकों में भाग ले सकता है? उत्तर है बिल्कुल ले सकता है। क्या संसद में महान्यायवादी से किसी विशेष विषय पर सहायता मांग सकता है? कौन? संसद के लोग। क्या चर्चा या मतदान में वो भाग लेता है? बिल्कुल लेता है। क्या नहीं, सॉरी, मतदान में भाग नहीं लेता है, चर्चा में भाग लेता है, किंतु वह मतदान नहीं करता है। यहां लिखेंगे संसद में उपस्थित होकर संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। किंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां लिखेंगे किंतु मतदान नहीं कर सकता है। मतदान नहीं कर सकता है या नहीं करेगा। मतदान नहीं कर सकता है या नहीं करेगा। देखिए, यूपी पुलिस या एसआई की बात करें तो यूपी पुलिस में कांस्टेबल में तो आपसे डायरेक्ट पूछ देंगे कि भाग 5 के अंतर्गत किस आर्टिकल में यह कहा गया कि भारत का महान्यायवादी होगा। डायरेक्ट पूछेंगे, इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एसआई का भी एग्जाम आप लोगों को देना है, तो शायद यहां से पूछ दे कि क्या महान्यायवादी न्यायालय में सरकार के पक्ष में उपस्थिति या अगुवाई करता है। ठीक है, इतना आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए।
आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति, अभी शायद पीछे बता चुका हूं मैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या महान्यायवादी की योग्यताएं क्या है? इसमें किसकी बात करेंगे? योग्यताएं। तो योग्यताओं में सबसे प्रमुख एक पहली बड़ी बात होती है कि सभी में ज्यादातर लिखा होता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, और वह उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी को महान्यायाधीश या फिर बना दिया जाता है। सबसे पहली बात तो मैंने बोली कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो प्रमुख बात कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो वह महान्यायवादी के पद पर उसको नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब वेतन क्या होता है राष्ट्रपति महान्यायवादी का? वेतन, यदि वेतन की बात करें तो वेतन महान्यायवादी का 2.5 लाख रुपए होता है। कितना? वेतन ये क्या बोलते हैं? ये किसके उपरांत? ये राष्ट्रपति के उपरांत लगाया जाता है। बात समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति इनका वेतन फिक्स करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2.5 लाख रुपए। कितना? अब हमने बात की राष्ट्रपति की, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। और योग्यताओं में बात की कि वह भारत का नागरिक हो, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और उसका वेतन कितना होता है? उसका वेतन 2.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से होता है। ठीक, इतना बहुत है। आप यदि वनडे और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और यदि, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आपको पूछे जाएंगे, इतना ज्यादा डीप नहीं जाया जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग इधर आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा ये।
अब कार्यकाल में तो हम लोगों ने देख लिया, अब कार्यकाल की बात करेंगे। कार्य हम लोगों ने शायद पढ़ लिए थे, अब हम बात करेंगे किसकी, कार्यकाल की। किसका कार्यकाल, महान्यायवादी का, महान्यायवादी का कार्यकाल। यदि महान्यायवादी के कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, लिखेंगे निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। यदि निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है तो फिर कितने दिन तक कार्यकाल हो सकता है। यदि निश्चित नहीं है तो कार्यकाल कितना हो सकता है, क्या 10 साल या 20 साल, नहीं, जब तक सरकार जब सरकार त्याग पत्र दे उसके उपरांत महान्यायवादी स्वतः ही पद से हट जाता है, पद से हट जाता है या हटा हुआ माना जाता है, हटा हुआ माना जाता है। और एक बात कर लें इसके विषय में लास्ट की, हम लोगों ने अभी बात की थी कि महान्यायवादी का पद कहां से लाया गया, तो हम लोगों ने बात की ब्रिटेन से। क्या यूके में, यूके और भारत की बात करें, यूके और इंडिया की। अभी इंडिया में हम लोगों ने आपसे बताया कि वह संसद में बैठता है, संसद की बैठकों में भाग लेता है, किंतु चर्चा भी करता है, सलाह भी देता है, किंतु वह मतदान नहीं करता है। यूके में क्या है कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, मंत्रिमंडल का सदस्य। किंतु भारत में नहीं होता है, किंतु भारत में नहीं होता है। इसके उपरांत अब हम लोग देख चुके हैं भारत के महान्यायवादी के विषय में, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे कि हमारे मंत्रालय क्या है या संसद क्या है, संसद में लोकसभा राज्यसभा, आगे की क्लासें देखेंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।